हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर होब्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने होब्स के संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, उनका सामाजिक समझौता, उनकी प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अधिकार और इसके बाद उनकी व्यक्ति के बारे में उनकी धारणा और उसके बाद उनके संप्रभुता संबंधी विचार देखे थे। आज हम देखेंगे कि उनकी विचारधारा में व्यक्तिवाद कहाँ कहाँ है। व्यक्तिवाद का मतलब क्या है? व्यक्तिवाद का तत्व इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस व्यक्ति को देना, यानी कि व्यक्ति ने जो कुछ भी संस्थाएं हैं, राज्य हैं, जो कुछ भी बनाया है वो सब कुछ उसके द्वारा ही बनाया गया है। व्यक्ति ही उनकी इकाई है और ये जो राज्य हैं, ये संस्थाएं हैं, ये जो उनमें व्यक्ति पाए जाते हैं उनसे अधिक, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। यानी व्यक्ति है वो तो एक एंड है और जो राज्य है, संस्थाएं हैं, वो उनके मीन्स है, मीन्स टू अचीव दिस एंड। यानी राज्य है, संस्थाएं हैं, ये व्यक्ति के लिए हैं, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। यानी व्यक्ति पहले आता है, राज्य बाद में आता है। तो इसमें सारा ध्यान व्यक्ति पर केंद्रित होता है। राज्य को व्यक्ति के लिए बनाया गया है और व्यक्तियों से, जैसे समाज है तो उसमें व्यक्ति ही सम्मिलित होते हैं, व्यक्तियों द्वारा समाज बना जाता है। तो ये व्यक्तियों के जोड़ से अधिक कुछ भी नहीं है, एक कृत्रिम संस्था है राज्य, समाज सब, और सब व्यक्तियों से मिलकर बने हुए हैं। तो इनका प्रारंभिक सूत्र, इसका मतलब क्या है? व्यक्ति होता है और व्यक्ति ने जो कुछ भी अर्जित किया है वह सब उसकी खुद की देन है। तो व्यक्ति यहाँ पर एक एंड है जिसका मीन्स है राज्य, यानी राज्य व्यक्ति के जो भी सुविधाएं हैं उनको पूर्ति करने का एक साधन मात्र है। अब देखते हैं होब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद हमें कहाँ दिखता है। राजनीतिक विचारधारा में जहाँ होब्स को निरंकुश और असीमित संप्रभुता का प्रतिपादक माना जाता है, वहीं दूसरी ओर उसकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि निरपेक्ष संप्रभुता का कट्टर समर्थक होते हुए भी वह कई अर्थों में व्यक्तिवादी है। निरपेक्ष संप्रभुता का मतलब हमने देखा था, उनकी संप्रभुता की धारणा, जो उनका संप्रभु था, शासक था, वो निरंकुश था, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं थी, उसका आदेश ही कानून था, उसको व्यक्तियों द्वारा विद्रोह करने का अधिकार सिर्फ एक शर्त पर था कि वह व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार उनसे छीने। अगर व्यक्तियों से उनके जीवन जीने का अधिकार या उनके प्राण छीन रहा है तो व्यक्ति विद्रोह कर सकते हैं, अन्यथा व्यक्ति उसका विद्रोह किसी भी हालत में नहीं कर सकते। वह बिल्कुल निरंकुश है, निरपेक्ष है, संप्रभुता किसी को दी भी नहीं जा सकती और उसका परिवर्तन भी नहीं हो सकता। वह शासक के पास रहेगी, शासक समझौते में शामिल भी नहीं होता। व्यक्तिवाद की मूल धारणा इस बात पर आधारित है कि जितने भी संघ, समुदाय, संस्थाएं या राज्य हैं वह सब व्यक्तियों द्वारा ही निर्मित हैं, व्यक्ति ही उनकी इकाई है और यह सब अपने आप में सम्मिलित व्यक्तियों से अधिक या उनसे विभिन्न कुछ भी नहीं है। इस दृष्टि से व्यक्ति साध्य है और राज्य केवल साधन मात्र। इस प्रकार होब्स के दर्शन का प्रारंभिक सूत्र व्यक्ति है, समाज अथवा राज्य नहीं। होब्स के व्यक्तिवाद पर टिप्पणी करते हुए सेबाइन ने कहा है कि होब्स के चिंतन में व्यक्तिवाद का तत्व पूर्ण रूप से आधुनिक है। इसके अलावा एक और विचारक हैं डनिंग। इनका मानना है कि होब्स के सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूलाधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। वह सब व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता पर बल देता है। होब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व किन रूपों में देखे जा सकते हैं उसके बारे में आइए देख लेते हैं। पहला, व्यक्तिवाद व्यक्ति को पृथक पृथक इकाई के रूप में मानकर हर व्यक्ति की इच्छा और स्वतंत्रता पर बल देता है। होब्स ने भी अपने विचारों में इसी प्रकार के मनुष्य का वर्णन किया है जिसमें प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति अलग अलग रहते हैं और होब्स के समझौते में व्यक्ति ही प्रधान है। प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति के साथ समझौता किया है और होब्स ने संप्रभु को समझौते में शामिल न करके अपने व्यक्तिवाद का प्रश्रय दिया है। यानी व्यक्तिवाद में व्यक्ति को अलग अलग इकाइयों के रूप में देखा जाता है, समष्टि के रूप में नहीं, और हर व्यक्ति की अपनी अलग इच्छा है, स्वतंत्रता है। होब्स ने भी इसी प्रकार के मनुष्य का वर्णन किया, सब अलग अलग रहते हैं और सारे व्यक्ति दूसरों के साथ समझौता करते हैं। होब्स एक समझौतावादी विचारक है और उसके अनुसार राज्य कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण सामाजिक समझौते के आधार पर हुआ है। यानी समझौते से कोई चीज़ बनी है तो वो तो कृत्रिम ही हुई,
कृत्रिम और स्वाभाविक क्या होता है कि जो नेचुरली इवोल्व होता है, टाइम के साथ धीरे धीरे अपने आप बन जाता है, तो वो कृत्रिम नहीं होता। और जो व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौते के रूप में कोई चीज़ बनाई है वो कृत्रिम है। जैसे अरस्तु के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, क्योंकि उन्होंने कहा पहले फैमिली आई, कुछ ज़रूरतें फैमिली में पूरी हो रही थी लेकिन कुछ आवश्यकताएं नहीं पूरी हो पा रही थी, फिर गांव बने, गांवों से नगर राज्य बने। तो इस प्रकार धीरे धीरे नगर राज्यों का टाइम के साथ इवोल्वमेंट हुआ, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, एक राजनीतिक प्राणी है, तो बिना राज्य के वो नहीं रह सकता। लेकिन होब्स ने इसका विपरीत बिल्कुल दिया कि लोग रह रहे थे प्राकृतिक अवस्था में, लेकिन संघर्ष की अवस्था थी, इसलिए सबने समझौता करके राज्य को बनाया। तो राज्य एक कृत्रिम संस्था है, अपने आप नहीं आया, लोगों ने इसको बनाया है। ठीक है। होब्स मानता है कि व्यक्तियों ने अपने सुख, शांति और सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया है, और होब्स के अनुसार व्यक्ति के स्वार्थ से भिन्न किसी संस्था का उद्देश्य न हो सकता है, न ही होना चाहिए। अगला, व्यक्तिवाद की मूल मान्यता यह है कि राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है, यानी एंड। इस दृष्टि से देखा जाए तो होब्स का मानना है कि राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं, क्योंकि उसके अनुसार राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने समझौते का मेन कारण क्या बताया था कि प्राकृतिक अवस्था में लोगों की संपत्ति और उनकी जान पर खतरा था, इसलिए लोग आपस में मिले और उन्होंने कहा कि संपत्ति और जीवन की रक्षा के लिए हमें राज्य का निर्माण करना चाहिए। तो राज्य का अस्तित्व किस लिए अस्तित्व में आया? राज्य लोगों के जीवन वह संपत्ति की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में है, और उसी के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। तभी तो उन्होंने कहा कि शासक अगर जीवन का अधिकार छीनना चाहे तो लोग विद्रोह कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने राज्य को साधन मात्र माना है व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का। अगला, होब्स के विचारों में व्यक्तिवाद की चरम स्थिति उस स्थान पर दृष्टिगत होती है जब वह कहता है कि राज्य की स्थापना व्यक्तियों के द्वारा आत्मरक्षा के लिए की गई है, इसलिए राज्य की आज्ञा का पालन करना व्यक्ति का कर्तव्य है। लेकिन व्यक्ति राज्य की केवल उन्हीं आज्ञाओं का पालन करना चाहिए व्यक्ति को जिनके पालन से व्यक्ति के आत्मरक्षा के अधिकार पर चोट ना पहुंचती हो। लेवियाथन में होब्स ने लिखा कि संप्रभु यदि व्यक्ति को अपने आप की हत्या करने, आक्रमणकारी को जख्मी ना करने अथवा भोजन, वायु या दवाइयों के सेवन करने से मना करता है जिन पर उसका जीवन निर्भर करता है, तो व्यक्ति ऐसे आदेशों की अवज्ञा कर सकता है। ये हमने देखा था कि व्यक्तियों को उन्होंने विद्रोह करने का अधिकार दिया है कि शासक उनके जीवन का अधिकार समाप्त करना चाहे तो व्यक्ति विद्रोह कर सकते हैं। यदि साथ ही में उन्होंने कहा कि यदि संप्रभु में व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं है तो वह उसके विरुद्ध विद्रोह भी कर सकता है। जब तक शासक व्यक्तियों के जीवन की रक्षा का दायित्व निभा रहा है, सामर्थ्य है, तब तक व्यक्तियों को उसकी आज्ञा का पालन करना है। लेकिन अगर शासक उनके जीवन की रक्षा करने का उसमें सामर्थ्य नहीं बचा तो उसके विरुद्ध विद्रोह भी कर सकते हैं। होब्स द्वारा व्यक्ति को राज्य के विरोध का जो अधिकार दिया गया है वह निश्चित रूप से उसे व्यक्तिवाद की दिशा में ले जाता है। अगला, वास्तव में होब्स ऐसा पहला दार्शनिक था जिसने व्यक्ति के हित को, उसके जीवित रहने के अधिकार को सभी अधिकारों से ऊपर माना, और उसने यह माना कि राज्य का दायित्व है कि वह समाज में शांति की व्यवस्था करे और व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षित रखे। और होब्स का मानना है कि राज्य व्यक्ति के स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र है। ठीक है, तो उन्होंने क्या माना कि होब्स एक ऐसा पहला दार्शनिक था जिन्होंने जीवन का अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट माना है। सब कुछ उसी के इर्द गिर्द उन्होंने बुना है। व्यक्ति को जीवित रहने के अधिकार के लिए ही राज्य का निर्माण होता है। शासक भी तब तक ही टिका रहता है जब तक उसका सामर्थ्य है। तो इन्होंने सबसे ऊपर क्या माना है? व्यक्ति के जीवन का अधिकार। तो इसमें व्यक्तिवाद हमें दिखता है। अगला, होब्स को यद्यपि कट्टर निरंकुशतावाद का समर्थक माना जाता है, लेकिन उसका निरंकुशतावाद पूरी तरह कट्टर नहीं है, क्योंकि लेवियाथन को अनुचित हस्तक्षेप का कोई शौक नहीं है। वह केवल व्यक्तियों की उन अनियंत्रित इच्छाओं पर और गतिविधियों पर रोक लगाता है जिसके कारण वे व्यक्ति का स्वयं का नुकसान ही ना कर लें। ठीक है, तो उन्होंने लेवियाथन मतलब शासक, तो इसको अनुचित हस्तक्षेप का अधिकार नहीं दिया है। आप उचित हस्तक्षेप कर सकते हो। आपको लग रहा है शासक को कि व्यक्ति है अपनी अनियंत्रित इच्छाओं को नहीं रोक पा रहे हैं, तो उन्हीं इच्छाओं पर वह, उन गतिविधियों पर वह रोक लगाता है। इस प्रकार से होब्स को प्राय निरंकुश राज्य का उग्र समर्थक माना जाता रहा है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति के हित का समर्थक होने के कारण उसे प्रबल व्यक्तिवादी भी माना जाता है। इस कारण से सेबाइन कहते हैं कि होब्स के संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति
उसके व्यक्तिवाद की आवश्यक पूरक है। अब इसकी आलोचनाएं देखते हैं कि व्यक्तिवाद की क्या आलोचनाएं की जाती हैं। आलोचकों का मानना है कि होब्स ने अपने दर्शन में जानबूझकर व्यक्तिवादी तत्वों को प्रश्रय नहीं दिया है। वह केवल एक सर्वसत्तावादी निरंकुश राज्य की स्थापना करना चाहता था। इसी में कुछ व्यक्तिवाद तत्व अपने आप आ गए। उन्होंने जानबूझकर व्यक्तिवादी अपने आप को नहीं रखा, वो सिर्फ निरंकुश राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसके अलावा होब्स व्यक्तियों के लिए कुछ स्वतंत्रताओं की बात करता है, लेकिन वास्तव में कानून निर्माण की शक्ति लेवियाथन के पास है और वह व्यक्तियों को कितनी स्वतंत्रता देगा यह शासक के हाथ में है, न कि व्यक्तियों के हाथ में। वो बात तो करते हैं कि व्यक्तियों के पास कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता देने का अधिकार उन्होंने पूरी तरह शासक को दिया है। तो शासक पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी स्वतंत्रताएं देगा, और व्यवहार में देखा जाता है कि ऐसा निरंकुश शासक है वो और ज़्यादा निरंकुश या तानाशाह बन जाते हैं। वहाँ पर व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन होता है। परंतु कुछ आलोचनाओं के बावजूद होब्स के व्यक्तिवाद के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। उसने राज्य के व्यक्तियों को सन्मार्ग पर, शांति के मार्ग पर ले जाने के लिए एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक की स्थापना की। उसने व्यक्तियों को कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया है, जिससे उसका संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति प्रधान हो जाता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि होब्स ने अपनी सिद्धांत की रचना व्यक्तिगत ताने बाने से की है। इस दृष्टि से वह एक महानतम व्यक्तिवादी है। यानी एक निरंकुश राज्य का समर्थक होने के बावजूद भी ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि भाई एक तरफ तो वो कहते हैं कि व्यक्तियों को पूरी तरह उन्होंने शासक के अंडर रख दिया है, और एक तरफ वो व्यक्तिवाद यानी व्यक्ति ही सब कुछ है के समर्थक माने जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। लेकिन उनके इसी राज्य में, निरंकुश राज्य की स्थापना में, कुछ व्यक्तिवादी तत्व छुपे हुए हैं जो हमने देखा है। उन्होंने कुछ स्वतंत्रताएं दी हैं व्यक्ति के इर्द गिर्द, व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया है, राज्य की कृत्रिम संस्था उन्होंने मानी है। तो इस प्रकार उनकी जो रचना है वो व्यक्तिगत ताने बाने से हुई है, इसलिए वे एक महानतम व्यक्तिवादी भी माने जाते हैं।